हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का लॉन्ग आंसर। और फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ये जो लॉन्ग आंसर होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर हुआ, ये कोई रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। ये हम आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि आप इसको नोट करके इसका रट्टा मार लें और फिर इसको एग्ज़ाम में ऐसे लिख दें। आपको हमारे आंसर्स को देख के ये समझना होगा कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। ये आपके समझ में आना चाहिए कि आप खुद से आंसर कैसे लिख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर ही क्यों ना हो। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से पता है और अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप बड़े ही आसानी से आंसर्स खुद से लिख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु वॉज साहिब। साहिब कौन था? वॉट वॉज द प्लाइट दैट कंपेल हिम टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। साहिब कौन था? वॉट वॉज द प्लाइट, वह कौन सी दुर्दशा थी, दैट कंपेल हिम, जिसने उसे मजबूर किया, टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की गलियों में भटकने के लिए किसने मजबूर किया, फॉर रैग पिकिंग, यानी कि कबाड़ इकट्ठा करने के लिए। वो कौन सी उसकी दुर्दशा थी जिससे उसे दिल्ली की गलियों में रैग पिकिंग के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि साहिब वॉज अ रैग पिकर, यानी कि साहिब एक कबाड़ी था। साहिब वॉज अ रैग पिकर, साहिब एक कबाड़ी था। ही यूज़ टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहा करता था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने यूज़ टू का यूज़ किया है क्योंकि वो पहले ढाका में रहा करता था, अब नहीं रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ टू का यूज़ किया है। ही यूज़ टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहा करता था। बट हिज हाउस एंड हिज ग्रीन फील्ड्स, लेकिन उसका मकान और उसके हरे भरे खेत वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स, तूफान के द्वारा उजड़ गए, बर्बाद हो गए। उसका जो मकान था ढाका में और उसके जो हरे भरे खेत थे, तूफानों की वजह से वे उजड़ गए, बर्बाद हो गए। सो ही हैड टू लीव हिज हाउस एंड फील्ड्स, इसलिए उसे अपना घर और अपने खेत को छोड़ना पड़ा। सो ही हैड टू लीव, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा, हिज हाउस एंड फील्ड्स, यानी कि अपना मकान और अपने खेतों को। हिज होम वॉज नॉट इवन डिस्टेंट मेमोरी, यानी कि अब उसका घर उसके यादों में दूर दूर तक नहीं था। अब उसका घर उसकी यादों में भी दूर दूर तक नहीं था, यानी कि वह कभी भी अपने घर के बारे में नहीं सोचता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ज़्यादा गरीब था। सो ही लेफ्ट ढाका एंड केम टू सीमापुरी दिल्ली फॉर हिज लिवलीहुड। सो ही लेफ्ट ढाका, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी, और वो सीमापुरी आ गया, दिल्ली के सीमापुरी में आ गया, फॉर हिज लिवलीहुड, यानी कि रोज़ी रोटी के लिए। वह बहुत ज़्यादा गरीब था, इसलिए उसने ढाका छोड़ दिया और रोज़ी रोटी के लिए दिल्ली के सीमापुरी में आ गया। ही बिकेम अ रैग पिकर, यानी कि वह एक कबाड़ी बन गया, कबाड़ इकट्ठा करने वाला बन गया। एंड वंडर्ड हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और वह दिल्ली की गलियों में इधर उधर भटकता था। एंड वंडर्ड, यहाँ पे आप वंडर्ड कर लीजिएगा। एंड वंडर्ड हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, और वह दिल्ली की गलियों में इधर उधर भटकता रहता था, इन सर्च ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की तलाश में। इन द गार्बेज डम्प्स, इन द गार्बेज डम्प्स, गार्बेज डम्प्स का मतलब क्या है? कूड़ों के ढेर से। तो और वह कूड़ों के ढेर में सिक्के तलाश करने के लिए गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी? किसने उसे मजबूर किया ऐसा करने के लिए? उसकी गरीबी ने। अगर देखा जाए, उसका घर बार तो वैसे ही तूफान की वजह से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, और गरीबी की वजह से अपना पेट पालने के लिए, यानी कि अपनी रोजी रोटी के लिए उसे दिल्ली के सीमापुरी में आना पड़ा। और क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और कोई काम नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसे एक रैग पिकर बनना पड़ा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी कि साहिब जैसे कई बच्चे ऑफन, यानी अक्सर प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं, इन वेरी स्मॉल एज, बहुत ही कम उम्र में। साहिब जैसे बहुत से बच्चे बहुत कम एज में ही प्राइवेट जॉब्स के लिए अक्सर जाते हैं। इज़ दिस देयर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका भाग्य है? हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यानी कि ऐसी परिस्थितियों पर कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि साहिब जैसे बहुत से बच्चे अक्सर बहुत ही कम एज में ही प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं, और क्या ये उनका अंतिम भाग्य है, और क्या यही उनका भाग्य उनकी किस्मत में है?
हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यानी कि ऐसी परिस्थिति पर कैसे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो यही चीज़ इसमें पूछा गया है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है इतनी कम उम्र में ही, और इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि चिल्ड्रन लाइक साहिब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज, यानी कि साहिब जैसे बहुत से बच्चे अक्सर बहुत ही कम उम्र में प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दियर फाइनल डेस्टिनी, और दुर्भाग्यवश यही उनकी किस्मत है। एंड अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ दियर फाइनल डेस्टिनी, और दुर्भाग्यवश यही उनकी किस्मत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कम एज में उनको काम करना पड़ता है तो वो पढ़े लिखे होंगे नहीं, और जब पढ़े लिखे होंगे नहीं तो उन्हें ऐसे ही काम करना पड़ेगा। द मेन कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना था, अपने हिसाब से इसका आंसर लिखना था। इससे पूरे लेसन में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। लेसन पढ़ने के बाद आपके मन में जो विचार आते हैं उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि द मेन कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर आर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा कारण क्या है? पॉवर्टी यानी गरीबी है, और अनएम्प्लॉयमेंट है और बेरोज़गारी है। गरीबी और बेरोज़गारी, ये दो सबसे मेन कारण हैं चाइल्ड लेबर के। और देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बताया है कि व्हेन द फैमिलीज वुड नॉट हैव एनफ अर्निंग, जब परिवार के पास एनफ अर्निंग नहीं होती है, यानी कि पर्याप्त कमाई नहीं होती है, दे पुट द चिल्ड्रन टू वर्क, तो वे बच्चों को काम पर लगा देते हैं। जब किसी परिवार के पास पर्याप्त कमाई नहीं होती है, दे पुट द चिल्ड्रन टू वर्क, तो उन्हें बच्चों को काम पर लगाना पड़ता है, सो दैट दे कैन हैव एनफ मनी, ताकि उन्हें पर्याप्त पैसे मिल सकें टू सर्वाइव, यानी जीवन यापन के लिए, ताकि उन्हें जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसे मिल सकें। सिमिलरली इफ़ द एडल्ट्स ऑफ द फैमिली आर अनएम्प्लॉयड, और इसी प्रकार से इफ़ द एडल्ट्स ऑफ द फैमिली, यदि परिवार के बड़े लोग आर अनएम्प्लॉयड, यानी कि बेरोज़गार होंगे, और इसी प्रकार यदि परिवार के बड़े लोग बेरोज़गार होंगे, द यंगर वंस हैव टू वर्क, तो छोटे लोगों को ही काम करना पड़ेगा। और इसी प्रकार यदि परिवार के बड़े लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, बेरोज़गार होंगे, द यंगर वंस हैव टू वर्क, तो छोटे लोगों को ही काम करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट शुड ऑफर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दियर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे ये सुझाव दिया गया कि सरकार को उनके ही आसपास, यानी लोगों के आसपास ही जॉब्स के अवसर देने चाहिए, ऑफ़र करने चाहिए। सरकार को उनके आसपास में ही जॉब्स के लिए, यानी कि नौकरी के लिए ऑफ़र देने चाहिए। ओनली देन वी कैन ओवरकम सच सिचुएशन, केवल तभी हम ऐसी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। ओनली देन वी कैन ओवरकम सच सिचुएशन, केवल तभी हम ऐसी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हु वॉज मुकेश, मुकेश कौन था? वॉट डिड ही वॉन्ट टू डू इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था? एंड वॉट डिड ही नॉट वॉन्ट टू फॉलो, और वह क्या नहीं करना चाहता था। वो अपने जीवन में क्या करना चाहता था और वो क्या फॉलो नहीं करना चाहता था, ये चीज़ इसमें पूछा गया है कि मुकेश कौन था, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता था और वो अपनी लाइफ में क्या फॉलो नहीं करना चाहता था। फ्रेंड्स देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश कौन था? मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। मुकेश वॉज द सन ऑफ अ पुअर बैंगल मेकर। मुकेश एक गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था? वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वह अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही लिव्ड इन फिरोज़ाबाद। वह फिरोज़ाबाद में रहता था। विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ही लिव्ड इन फिरोज़ाबाद। वह फिरोज़ाबाद में रहता था। विच इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद वॉज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद वॉज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यानी कि फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ था। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग
इंडस्ट्री, यानी कि फिरोज़ाबाद भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ के परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, यानी कि भट्टी के पास काम करते हुए। जहाँ के परिवारों ने भट्टी के ही आसपास काम करते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। वेल्डिंग ग्लास, यानी कि कांच को जोड़कर, एंड मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने में। जहाँ के लोगों ने भट्टी के आसपास काम करते हुए, यानी कि कांच को जोड़कर चूड़ी बनाते हुए अपनी पीढ़ियाँ बिता दी हैं। दे हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, यानी कि उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था। दे हैड सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा था, यानी उनके दिमाग में चूड़ी बनाने के अलावा और कोई भी प्रोफेशन नहीं आता था। बट मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बैंगल मेकर, लेकिन मुकेश एक चूड़ी बनाने वाला नहीं बनना चाहता था, लाइक हिज फादर एंड फोर फादर्स, अपने पिता और अपने पूर्वजों के समान, अर्थात वो इसी चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहता था। बट मुकेश डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम अ बैंगल मेकर लाइक हिज फादर एंड फोर फादर्स, लेकिन मुकेश अपने पिता और अपने पूर्वजों के समान एक बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी हिज ओन मास्टर, वह अपना खुद का मालिक बनना चाहता था। 5वें और 6वें क्वेश्चंस के भी लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा 4th क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट डिड द नरेटर नोटिस इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड। व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, यानी कि नरेटर ने क्या देखा, इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, यानी कि जहाँ मुकेश रहता था उस स्थान पर नरेटर ने क्या नोटिस किया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये पूछा गया है कि मुकेश जहाँ पे रहता था वहाँ पे नरेटर ने किन किन चीज़ों को नोटिस किया, और दूसरे क्वेश्चन में इसी में पूछा गया है कि बैंगल मेकर्स की कंडीशन क्या थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द नरेटर नोटिस्ड इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, नरेटर ने जहाँ मुकेश रहता था वहाँ पे ध्यान दिया, वहाँ पे देखा। दैट द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग, यानी कि वहाँ की जो गलियाँ थी वो बहुत ही बदबूदार थी। स्टिंकिंग का मतलब यहाँ पे बदबूदार। दैट द लेन्स वर वेरी स्टिंकिंग, कि जहाँ मुकेश रहता था वहाँ की गलियाँ बहुत ही बदबूदार थी। एंड चोक्ड विद गार्बेज, और कूड़ा करकट से भरी हुई थी। एंड चोक्ड विद गार्बेज, और कूड़ा करकट से भरी हुई थी। एंड द होम्स रिमेन हॉवेल्स, और जो वहाँ के मकान थे वो बिल्कुल उजड़े हुए थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी दीवारें बिल्कुल ढही हुई थी। क्रम्बल का मतलब ढहना होता है, जिसकी दीवारें ऐसी थी जो बिल्कुल ढह गई थी। वोबली डोर्स, यानी कि एकदम हिलने डुलने वाले दरवाजे थे। एंड नो विंडोज़, और खिड़कियाँ भी नहीं थी उनमें। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दोज होम्स, और उन घरों में आदमी और जानवर, इंसान और जानवर साथ साथ में रहते थे। ये चीज़ नरेटर ने नोटिस किया था कि वहाँ की जो गलियाँ थी वो बिल्कुल बदबूदार थी, वेरी स्टिंकिंग एंड चोक्ड विद गार्बेज, और कूड़ा करकट से बिल्कुल भरी हुई थी। एंड द होम्स रिमेन हॉवेल्स, और वहाँ के जो मकान थे वो बिल्कुल उजड़े हुए थे। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, हॉवेल्स उन मकान को कहते हैं जो बिल्कुल उजड़ गया हो, जो रहने लायक ना हो, तो इसको हॉवेल्स कहा जाता है। तो वहाँ के जो घर थे वो ऐसी कंडीशन में थे कि जहाँ पे रहने लायक भी नहीं था। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, इनकी दीवारें बिल्कुल ढहने वाली थी। वोबली डोर्स, यानी कि हिलने डुलने वाले दरवाजे थे। एंड नो विंडोज़, और उनमें खिड़कियाँ भी नहीं थी। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिव टुगेदर इन दोज होम्स, और उन घरों में इंसान और जानवर साथ साथ रहते थे। तो यहाँ तक हमने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें देखा। अब इसमें ये जो पूछा गया है कि वहाँ के जो बैंगल मेकर्स थे उनकी कंडीशन क्या थी, ये यहाँ पे बताया गया है। द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स वर वेरी पिटिएबल, यानी कि जो वहाँ पे बैंगल मेकर्स थे उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, उनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दे स्पेंड देयर होल लाइफ वाइल वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, वे अपना पूरा जीवन भट्टी के आसपास काम करने में ही बिताते थे। फॉर मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए, अर्थात वे अपना पूरा जीवन जो है चूड़ी बनाने के काम में ही बिताते थे। एंड लॉस्ट देयर आई साइट, और अपनी आँखों की ज्योति भी खो देते थे। स्टिल दे रिमेन पुअर, फिर भी वे गरीब बने हुए थे, यानी इतना सब करने के बावजूद भी, अपना पूरा जीवन काम करने के बावजूद भी, यहाँ तक कि अपनी आँखें भी खो देते थे। स्टिल दे रिमेन पुअर, फिर भी वे गरीब बने हुए थे। दे कुड नॉट
एन्जॉय इवन अ फुल मील, और यहाँ तक कि वे पूरा भोजन भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। वे एक दिन में जो है पूरा भोजन भी एंजॉय नहीं कर पाते थे। सच वॉज दियर कंडीशन, और यही उनकी हालत थी। सच वॉज दियर कंडीशन, ऐसे ही उनकी हालत थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 5th क्वेश्चन है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, यानी कि फिरोज़ाबाद का प्रत्येक दूसरा घर ग्लास इंडस्ट्री के काम में लगा हुआ है, यानी कि कांच के उद्योग के काम में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, और हर दूसरे आंगन में चूड़ियों का ढेर देखा जाता है, चूड़ियों का बंडल देखा जाता है। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और इसके बावजूद भी जो बैंगल मेकर हैं उनकी कंडीशन दयनीय बनी रहती है। वॉट आर द रीजन्स, इसके कारण क्या है। एक्सप्लेन विथ सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन से उबरने के सुझाव के साथ आप इसको समझाइए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोज़ाबाद का प्रत्येक दूसरा घर जो है ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच के उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, और प्रत्येक दूसरे आंगन में चूड़ियों का ढेर मिलता है, चूड़ियों के बंडल मिलते हैं। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और इसके बावजूद भी चूड़ियाँ बनाने वाले दयनीय स्थिति में रहते हैं। व्हाट आर द रीजन्स, इसके क्या क्या कारण हैं। एक्सप्लेन, इसे समझाइए। विथ सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन से उबरने का कुछ सुझाव भी यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हम देख लेते हैं कि एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद। देखिए, इसके स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन से ही कुछ 2-3 लाइन लिए हुए हैं कि एवरी अदर हाउस इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, फिरोज़ाबाद के का प्रत्येक दूसरा घर ग्लास इंडस्ट्री में लगा हुआ है, यानी कि कांच के उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड देयर फाइंड्स द स्पायरल ऑफ बैंगल्स, और प्रत्येक दूसरे आंगन में चूड़ियों का ढेर देखने को मिलता है। इवन देन द मेकर्स रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, और इसके बावजूद भी चूड़ियाँ बनाने वाले दयनीय स्थिति में रहते हैं। तो इतना हमने क्वेश्चन में से लिया हुआ है, और इसके बाद हम इसके रीज़न आपको बताते हैं कि बिकॉज माइंड नमिंग टॉयल, क्योंकि दिमाग को अंधा कर देने वाला जो परिश्रम है, दिमाग को शिथिल कर देने वाला जो परिश्रम है, उन्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था, जिसको यहाँ पे कहा गया है माइंड नमिंग टॉयल। क्योंकि दिमाग को शिथिल कर देने वाले परिश्रम ने किल्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स, वह उनके सपनों को और उनकी आशाओं को मार दिया है। तो यहाँ पे आपको रीज़न बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है। बिकॉज माइंड नमिंग ट्रायल किल्स देयर होप्स एंड ड्रीम्स, क्योंकि दिमाग को शून्य कर देने वाला उनका जो परिश्रम है वो उनकी आशाओं को और उनके सपनों को मार चुका है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, वे संगठित भी नहीं हो सकते हैं। देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, वे एक सहकारी समिति भी नहीं बना सकते हैं। एंड हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन एंड द पुलिस। ये यहाँ पे मेन रीज़न बताया गया उनकी इस हालत का कि वे साहूकारों के, बिचौलियों के और पुलिस के कुचक्र में फंस चुके हैं। दे हैव फॉलन इनटू अ विशियस सर्किल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन एंड द पुलिस। वे साहूकारों के, बिचौलियों के और पुलिस के कुचक्र में फंस चुके हैं। द सिचुएशन ऑफ द बैंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव्ड। अब यहाँ पे कुछ सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से इनकी हालत सुधारी जा सकती है। द सिचुएशन ऑफ द बैंगल मेकर्स कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि बैंगल मेकर्स की हालत को सुधारा जा सकता है इफ़ दे आर एजुकेटेड, यदि ये पढ़े लिखे होंगे, एंड इफ़ दे आर नॉट फोर्स्ड टू डू द जॉब ऑफ देयर फोर फादर्स, एंड इफ़ दे आर नॉट फोर्स्ड, और यदि इन्हें फोर्स नहीं किया जाएगा टू डू द जॉब ऑफ देयर फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के ही काम को करने के लिए। इनकी स्थिति जो है सुधारी जा सकती है यदि ये पढ़े लिखे होंगे और इन्हें अपने फोर फादर्स, अपने पूर्वजों के ही काम को करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब ये क्लियर है कि अगर ये पढ़े लिखे होंगे तो कोई और अच्छी जॉब भी कर सकते हैं, और ये फोर फादर्स के काम को छोड़कर। दे शुड ऑल्सो ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, उन्हें अपने आप को संगठित भी करना चाहिए, एक सहकारी समिति भी बनाना चाहिए अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन। बिचौलियों का ये कुचक्र क्या है। व्हाट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन, यानी कि बिचौलियों का ये कुचक्र क्या है। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, यानी कि वे अपने पूर्वजों के समय से ही इसमें क्यों फंसे हुए हैं, कैसे फंसे हुए हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या ये संगठित हो सकते हैं। कैन दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, क्या ये संगठित हो सकते हैं। इफ़ नॉट, यदि नहीं हो सकते हैं, देन वाई, तो क्यों नहीं हो सकते हैं। एक्सप्लेन, इस बात को समझाइए। यहाँ पे पूछा गया है कि बिचौलियों का ये कुचक्र क्या है। हाउ आर दे ट्रैप्ड सिंस द टाइम ऑफ देयर फोर फादर्स, और ये अपने पूर्वजों के समय से ही इस कुचक्र में कैसे फंसे हुए हैं। क्या ये ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, यानी कि संगठित हो सकते हैं, और यदि नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं, इस बात को समझाइए। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर हमने आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया है कि द बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस, यानी कि जो बैंगल मेकर्स हैं फिरोज़ाबाद के, इनका शोषण किया जाता है। आर एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषित करना, शोषण करना। द बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार्स, या फिर एक्सप्लॉइटेड बाय यहाँ पे कर सकते हैं, एक्सप्लॉइटेड बाय द साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं उनका साहूकारों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा और पॉलिटिशियन के द्वारा शोषण किया जाता है। दे टॉयल डे एंड नाइट, वे दिनों रात परिश्रम करते हैं। दे टॉयल डे एंड नाइट, वे दिनों रात परिश्रम करते हैं। बट आर नॉट पेड अप्रोप्रिएट वेजेस, लेकिन इन्हें जो है उचित मजदूरी नहीं मिलती है। बट आर नॉट पेड अप्रोप्रिएट वेजेस, लेकिन इन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, वे ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते हैं, संगठित नहीं हो सकते हैं। फॉर दियर बेटरमेंट, यानी कि अपने सुधार के लिए, वे अपने सुधार के लिए, अपने भले के लिए ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते हैं। बिकॉज चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कंपेल्ड टू ज्वाइन द जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि बच्चे भी चूड़ियाँ बनाने के इस काम को करने के लिए मजबूर रहते हैं। एंड सो दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, और इसलिए उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा जा सकता है। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, और उन्हें पीटा भी जा सकता है और जेल भेजा भी जा सकता है। बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल श्रम इलीगल है, गैर कानूनी है, इसी वजह से उन्हें जो है जेल में भी डाला जा सकता है। इसलिए ये लोग संगठित भी नहीं हो सकते हैं। तो इसमें मेन रीज़न जो है इनके इस हालत का मेन रीज़न इसमें क्या है, ये जो पॉलिटिशियन है, जो पुलिस है, जो मिडलमैन है, जो साहूकार्स हैं, इन सभी का जो कुचक्र है ये इसी में फंसे हुए हैं। ये सभी लोग इन्हें विकसित नहीं होने देते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये मिडिल मैन का कुचक्र क्या है, बिचौलियों का कुचक्र क्या है। तो ये चीज़ हमने शुरुआत में ही आपको समझाने की कोशिश की कि द बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद आर एक्सप्लॉइटेड एट द हैंड्स ऑफ द साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिस एंड पॉलिटिशियंस। फिरोज़ाबाद के जो बैंगल मेकर्स हैं उनका पॉलिटिशियन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा और साहूकारों के द्वारा शोषण किया जाता है। यही वो कुचक्र है बिचौलियों का। दे ट्रायल डे एंड नाइट, वे दिनों रात परिश्रम करते हैं। बट आर नॉट पेड अप्रोप्रिएट वेजेस, लेकिन इन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती है। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, और वे संगठित भी नहीं हो सकते हैं। फॉर दियर बेटरमेंट, अपने सुधार के लिए। बिकॉज चिल्ड्रेन आर ऑल्सो कंपेल्ड टू ज्वाइन द जॉब ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि बच्चे भी कंपेल्ड यानी मजबूर होते हैं चूड़ियाँ बनाने के इस काम को करने के लिए, बच्चे भी मजबूर रहते हैं। एंड सो दे विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, और इसलिए पुलिस के द्वारा उन्हें पकड़ा भी जा सकता है। बीटन एंड ड्रैग टू जेल, उन्हें पीटा जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। बिकॉज चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल, क्योंकि बाल श्रम गैर कानूनी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अब इसका आंसर लिख सकते हैं। और अब हमने आपको इस लेसन के सभी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको यूज़फुल वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।